यूपीएससी ही सबसे ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। एक तरफ सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कहती है कि कोई भी टॉपर जब चुना जाएगा तो वो कोई भी अपना इंटरव्यू फोटो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं देगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी की हर बदलती पॉलिसी, हर नोटिफिकेशन एस्पिरेंट को कोचिंग इंडस्ट्री की ओर पास ले जा रही है। बचपन में हम देखते थे कि एक बच्चा जब डर जाता था तो वो आंखें बंद करके अपने माता पिता के कंधे पर अपना सर रख लेता था। आज एक एस्पिरेंट जब इंडस्ट्री में आता है और उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, जब वो इतनी बदलती पॉलिसीज और पेपर का पैटर्न देखता है, तो उसे भी कोचिंग इंडस्ट्री के पास ही जाना पड़ता है उस छोटे बच्चे की तरह। ऐसे में एक समय पे लगता था कि यूपीएससी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है, अपना एक लेवल मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो कैसा भी मुश्किल पेपर बनाता है और कैसी भी पॉलिसीज लेके आता है। लेकिन ऑफ लेटली यूपीएससी की 6 से 7 ऐसी बातें हैं जहां पे ये देख के लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के वेलफेयर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा। उसको बस अपना एक एरोगेंस है कि हमारे को अपना एक स्टैंडर्ड, एक लेवल बनाए रखना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत ना हो, बट हम इन 6 से 7 मुद्दों के ऊपर नजर डालें तो हमारे को क्लियरली दिखेगा कि यूपीएससी का हर एक कदम या तो एस्पिरेंट के खिलाफ है या उसे और कोचिंग इंडस्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। मसला यह है कि कुछ समय पहले यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला और उसमें यह बोला गया कि जिस प्रकार की फोटो आप फॉर्म में लगाओगे, वैसी ही एग्जैक्ट आपकी अपीयरेंस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एग्जाम में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास सौयों मैसेजेस, ईमेल्स और कमेंट्स आए मेरे वीडियोस पे, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्पेस की कमी और समय की कमी के कारण यहाँ पे मैं सब नहीं लगा पाया। लेकिन आप इन कमेंट्स को देख के समझ सकते हैं कि एस्पिरेंट के मनोस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। कोई एस्पिरेंट कह रहा है कि मेरे घर में डेथ हो गई थी, मैंने अपना सर शेव करवाया था, और अब ये कह रहे हैं कि सेम अपीयरेंस में आपको आना है, तो क्या मेरे को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से पहले भी अपना सर जो है वो शेव करवाना होगा। किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आज उसके सर पे ठीक ठाक बाल हैं, हो सकता है कल ना हो। ऑलरेडी वो बीमारी से जूझ रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको सेम अपीयरेंस में आना है, आप उसको और ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी की कोई आंखों की सर्जरी हो, कोई आज चश्मा लगाता है, कल ना लगाता हो। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में हैं? यूपीएससी के ऐसे नोटिफिकेशंस और ज्यादा उन एस्पिरेंट्स को जो स्ट्रेस पहुंचा रहे हैं। एक तरफ हम ये मानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम सबसे ज्यादा इलैबोरेटिव और डिटेल्ड एग्जाम होता है, तो सवाल उठता है कि ऐसी बॉडी जो दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ले रही है, वो अपने नोटिफिकेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकती? वो अपने नोटिफिकेशन में ऐसे पॉइंट्स और क्यों नहीं लिख सकती जो एस्पिरेंट को एक्चुअल में स्थिति समझने में मदद करें? यहाँ पे एक पॉइंट था कि आपको फोटोग्राफ के नीचे अपना नाम और डेट लिखना है, तो अब एस्पिरेंट्स कोचिंग के गाइडलाइंस के चक्कर में कंफ्यूज होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि हाथ में स्लेट लेके अपना नाम उस पे लिख दो। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि फोटो के ऊपर पेन से नाम लिखना है। तीसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि फोटो के नीचे अपना फोटोशॉप से नाम और डेट लिख लो। एस्पिरेंट किसकी बात माने? यूपीएससी को फॉर्म रिजेक्ट करते समय नहीं लगेगा और फिर एस्पिरेंट को दोबारा कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे कि मैंने तो फॉर्म भरा था, यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया। इस टाइप की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से यूपीएससी क्या साबित करना चाहता है, हमें नहीं समझ आता। इतना ही नहीं, एस्पिरेंट जब भी सिलेबस समझने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखते ही उसके दिमाग में आता है मेंस आंसर राइटिंग, कि ये जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन होता है किस तरीके से करना है। हम हर एग्जाम के बाद कहते हैं कि यूपीएससी कोचिंग माफिया, कोचिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो एग्जाम का पैटर्न है उससे कोचिंग माफिया और ज्यादा फ्लरिश होगा? यूपीएससी ने आज तक एक भी गाइडलाइन, मॉडल आंसर, मॉडल पॉइंट्स कभी पब्लिक नहीं करे। ना कोई टॉपर की आंसर कॉपीज, ना ही कोई प्रीवियस ईयर आंसर्स पब्लिक डोमेन में डाले गए। ऐसा क्यों? अगर एक एस्पिरेंट यूपीएससी का कोई मॉडल आंसर देख लेगा कि यूपीएससी एग्जैक्टली एस्पिरेंट से क्या उम्मीद कर रहा है, किस प्रकार का आंसर लिखना है, तो उससे क्या हो जाएगा? एस्पिरेंट की मदद ही तो होगी। आज एक डिबेट चलती है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना, कलर्ड पेन से अंडरलाइन करना है, कलर्ड पेन से अंडरलाइन नहीं करना, बॉल पेन से लिखना है, जेल पेन से लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना खुद का एक्सपर्टीज यहां पे बांटता है और एस्पिरेंट के पास कुछ नहीं बचता कंफ्यूजन के अलावा। या तो वो डरता है या फिर वो जो भी कोचिंग में है उसकी गाइडलाइंस को ब्लाइंडली फॉलो करता है विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें एंड में बेनिफिशियरी कौन निकल रहा है? ना एस्पिरेंट, ना ही यूपीएससी। एंड में एस्पिरेंट को कोचिंग के पास जाना ही पड़ेगा ये समझने के लिए कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। ऊपर से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि हर मेंस एग्जाम के बाद, हर रिजल्ट के बाद
टॉपर्स को बुलाया जाता है यूट्यूब वीडियोस में और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने किस प्रकार का आंसर लिखा था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपर बोल रहे हैं वो 100% सही हो। उसका बहुत सिंपल लॉजिकल रीजनिंग है कि ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने एग्जाम क्लियर करा। अगर यूपीएससी इतना ही पर्टिकुलर होता अपने पैरामीटर्स के बारे में, तो फिर ऐसा क्यों होता कि एक टॉपर जो अगले साल एग्जाम देते हैं अपनी रैंक सुधारने के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर वो टॉपर सही में, सही मायने में यूपीएससी का पैटर्न समझ चुके होते, तो फिर अगले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, या फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एक ही टॉपर अपनी रैंक सुधारने के लिए जब 6 के 6 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, तो उनका एक अटेम्प्ट तो हो गया लेकिन बाकी क्लियर नहीं हो रहे। साथ ही इंटरव्यू प्रोसेस की बात होती है, जहां पे बोला जाता है कि आपकी पर्सनालिटी देखना चाहता है यूपीएससी। यहां पे भी अगेन कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि यूपीएससी के जो बोर्ड्स बनते हैं, पैनल्स बनते हैं, उसमें किस प्रकार से इवैल्यूएशन होगी, क्या पैरामीटर्स देखे जाएंगे, आपकी भाषा देखी जाएगी, आपके बोलने का तरीका देखा जाएगा, आप कैसे बैठ रहे हैं, आपके बैठने का तरीका कैजुअल है या नहीं है, ये सब चीजें देखी जाएंगी, या फिर सिर्फ आपकी नॉलेज देखी जाएगी। कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने मॉक इंटरव्यू पैनल्स में ये भी बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर जेंडर के पास ज्यादा एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ देयर डेमोग्राफी। ये कितना सही है? अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उसमें से मेरे ही कई स्टूडेंट्स जो इस बार इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, उनका डरते हुए मेरे पास कॉल आया कि सर हम तो फलाना फलाना मॉक टेस्ट देने गए थे, मॉक इंटरव्यू देने गए थे, और वहां पे पैनलिस्ट ने हमारे को बोला कि आपके पास आपकी कास्ट के वजह से ज्यादा एडवांटेज है। ये बातें कितनी सही हैं? क्या इससे एस्पिरेंट के मन में दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या इससे कोचिंग इंडस्ट्री का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? कहने को ये कह सकते हैं कि बाहर प्राइवेट जॉब का भी तो इंटरव्यू देते हो, तो फॉर्मल सेटअप तो आपको पता ही होगा, बाहर भी तो आप इंटरव्यूज दे के आ रहे हो, कोई पहली बार तो इंटरव्यू दे नहीं रहे। बट फर्क है, बाहर हजारों नौकरियां अवेलेबल हैं और उसके लिए आपको एक साल वेट नहीं करना पड़ता। यूपीएससी एकमात्र एग्जाम है जिसके लिए एक साल तैयारी करके आपको दुनिया छोड़ के तैयारी करनी होती है, और इंटरव्यू तक पहुंचने में ही आपको एक साल लग जाता है। आप प्रीलिम्स दोगे, फिर उसके 3 महीने बाद मेंस दोगे, उसके 4-5 महीने बाद आप इंटरव्यू दोगे, और इंटरव्यू में अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती होगी तो 10 नंबर से ही आपका सिलेक्शन इधर से उधर हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के परसेप्शंस मार्केट में चलते हैं, ये शर्ट पहनना, वो साड़ी पहनना, ऐसे बाल बनाना, वैसी बियर्ड बनाना। अल्टीमेटली इसमें बेनिफिशियरी कौन है? कोचिंग इंडस्ट्री। जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है, सब कोचिंग का अपना मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जहां पे उन्हें पता है कि अगर यहां पे टॉपर इंटरव्यू देगा, उसका सिलेक्शन होता है, तो हमारा ही बैनर आगे चमकेगा। तो ना इसमें यूपीएससी का कोई बेनिफिट हो रहा, ना एस्पिरेंट का। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें कोचिंग इंडस्ट्री का हो रहा है। सिमिलरली यूपीएससी का पैटर्न इंग्लिश डोमिनेटेड है, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर हम यूपीएससी की खुद की ही रिपोर्ट्स देखें, तो उन्हीं का डेटा दिखाता है कि यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट्स के माध्यम से एसए की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें 470 बच्चे जो हैं वो हिंदी में एसए लिखते हैं, और वेरास 8,388 बच्चे इंग्लिश में एग्जाम लिख रहे हैं। अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1853 बच्चे इंग्लिश भाषा में इंटरव्यू देते हैं, 177 हिंदी में, और बाकी भाषाएं तो डबल डिजिट भी मुश्किल से ही क्रॉस कर रही हैं। सवाल उठता है कि ये इंग्लिश डोमिनेटेड प्रोसेस क्यों है? मसलन के तौर पे अगर हम लोकसभा विधानसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, जहां पे हमारे लेजिस्लेटर्स और मंत्री चुने जाते हैं, वहां पे तो कभी इंग्लिश हिंदी की डिबेट नहीं होती, वहां पे तो कभी मराठी इंग्लिश हिंदी तमिल गुजराती की डिबेट नहीं होती। वहां तो जिसको मंत्री एमएलए एमपी बनना है वो बन सकता है। तो फिर जब हमारे देश में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो एक लैंग्वेज को आगे बढ़ा के आप क्यों दूसरी लैंग्वेजेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं? अभी आजकल एस्पिरेंट्स में 12th फेल मूवी का काफी ज्यादा क्रेज है। आप उसी का एग्जांपल ले लीजिए, मनोज ने पहले अटेम्प्ट में हिंदी में एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर उसको एंड में अपनी भाषा पलट के इंग्लिश ही करनी पड़ी और तभी उसका सिलेक्शन हुआ। ये क्यों है? और इतना ही नहीं, रिटन एग्जाम्स के माध्यम से इंग्लिश को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आप कहेंगे कि प्रीलिम्स के स्टेज पे भी इंग्लिश का डोमिनेशन बढ़ रहा है, और उसका प्राइम एग्जांपल है सीसैट। सिलेबस में आप लिखते हैं कि हम तो सिर्फ 10th क्लास तक का सिलेबस पूछते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इवन टीचर से, आईआईटीएन से, इवन जो लोग 10-10 साल से इस फील्ड में उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये कौन सी 10th क्लास है जो खुद टीचर्स और बाकी लोग नहीं पढ़ के आ रहे हैं? क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है, और इसमें क्लियर कट एक बेनिफिट
मैथ्स बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स को ज्यादा मिल रहा है। जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ्स टच भी नहीं करी, वो कहां से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के सवाल सॉल्व कर लेगा, सीक्वेंसेस एंड सीरीज एपीजीपी के सवाल सॉल्व कर लेगा? कर ही नहीं सकता। उसको पहले पूरी 11 12th की मैथ्स देखनी पड़ेगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस सीरीज, तब जाके वो आपका करंट पैटर्न टच कर पाएगा। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि आपने जो इंग्लिश भाषा के कॉम्प्रीहेंशन पेपर में डाले हैं, वो किसी विलियम शेक्सपियर की किताब से डाले हैं। जो नॉर्मल सीधी सादी अंग्रेजी पढ़ने वाला छात्र जो है, वो कॉम्प्रीहेंशन समझ ही नहीं पा रहा है। तो क्या ये क्लियरली मैथ्स और इंग्लिश की तरफ एक बायस नहीं हुआ कि मेंस तो इंटरव्यू तो हमारे को दिख ही रहा है आपके डेटा से कि वो इंग्लिश की तरफ डोमिनेटेड है, लेकिन प्रीलिम्स में भी सीसैट कॉम्प्रीहेंशन के माध्यम से एक इंग्लिश डोमिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। साथ में, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि यूपीएससी खुद ही सबसे ज्यादा कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, ऐसे में प्रीलिम्स खत्म होते ही, अभी 26 मई को प्रीलिम्स है, आप 26 मई को शाम को 5:30 बजे के बाद देख लीजिएगा यूट्यूब का ट्रैफिक कितना होगा। क्यों? प्रीलिम्स खत्म हुआ, यूपीएससी कोई आंसर की रिलीज नहीं करेगा और एस्पिरेंट उस मनोस्थिति में होता है, उतना स्ट्रेस्ड होता है, इतना एंग्शियस होता है कि उसकी जिंदगी का 1 साल इस एग्जाम में जा चुका है। ऐसे लोग जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके 4-5-6 साल उनका पूरा करियर इस एग्जाम के ऊपर टिका हुआ है। उसको एंड में क्या करना पड़ता है? एंड में उसको कोचिंग की लाइव स्ट्रीम्स और ये सेमिनार वगैरह में आंसर की देखनी पड़ती है और फिर वो वहां से अपने नंबर लगाता है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आंसर की कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होंगी, गलत होंगी, क्योंकि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ हमारी एकदम एक्यूरेट आंसर की है। साथ में एस्पिरेंट को ये समझ नहीं आता कि वो मेंस की तैयारी करे या ना करे, उसका स्कोर पिछले साल की कट ऑफ के पास है, दूर है, उसे नहीं समझ आता। एंड में समय किसका खराब हो रहा है? एस्पिरेंट का। यूपीएससी तो अपने पेपर चेक कर रहा है, बेनिफिट कौन ले रहा है? कोचिंग इंडस्ट्री। क्यों? पेज व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कट ऑफ प्रिडिक्शन हो रही हैं। इन सब चीजों में एस्पिरेंट अपने इमोशनल जो उसके एंग्जाइटी है उसको पूरा करने के लिए वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहा है महीनों महीनों। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ रहा, वो इसी में लगा हुआ है। कोई कट ऑफ नहीं डिक्लेयर की जाती 1 साल तक। एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता कि मैं कट ऑफ से कितना दूर हूं, कितना पास हूं। एंड में उसे समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली उसे अगली बार ये एग्जाम देना भी है या नहीं देना। आप मान लीजिए कि कट ऑफ से अगर वो 2 नंबर दूर है तो समझ आता है कि हाँ मेरे अंदर दम है, मैं कर सकता हूं, थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, अगले साल सुधार लूंगा। अभी वो कट ऑफ से ही अगर 30-40 नंबर दूर है तो फिर तो उसे सोचना पड़ेगा ना कि उसे ये एग्जाम देना भी है नहीं देना। लेकिन आपको एस्पिरेंट से कोई मतलब नहीं है। एंड में कोई वेल डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। सब ये बोलते हैं कि यूपीएससी एक स्टैंडर्ड वाला एग्जाम है, अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना चाहता है। तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि जेई, नीट, आईआईएम, कैट के जो एग्जाम्स हैं वो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स नहीं है? बिल्कुल सही बात है कि यूपीएससी वन ऑफ अ काइंड एग्जाम है, दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। पर अगर ऐसा होता तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक हायरार्की निकालती है, उसमें राष्ट्रपति ने यूपीएससी क्लियर करे हुए एस्पिरेंट सबसे नंबर 1 पे होते हैं। उनका वहां पे टॉप 10 में कहीं नाम भी नहीं है। तो क्लियरली ये जो एक प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ है कि नहीं नहीं बहुत प्रेस्टीजियस एग्जाम है, बहुत प्रेस्टीजियस एग्जाम है, बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना प्रेस्टीज कि एस्पिरेंट के मनोस्थिति के साथ आप खेलें, वो सही नहीं है। जो एस्पिरेंट नया आ रहा है उसे सिलेबस समझने के लिए ही पहले ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करने पड़ते हैं कोचिंग के, और वो वहीं से कोचिंग के ट्रैप में फंसता जाता है। करंट अफेयर्स का कोई एक सोर्स नहीं है। इवन यूपीएससी के खुद के मेंबर्स आज ये नहीं बता सकते कि करंट अफेयर्स कहां से आएंगे। एस्पिरेंट कितना पढ़े, कितनी मैगजीन, कितने अखबार पढ़े, जितना वो पढ़ता है उतना कम लगने लगता है। कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो ऐसे में एंड में कुछ टॉपर्स ये बोलते हैं कि हम तो बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं। मैं ये बात थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लूंगा। ठीक है, माना कि आपने कोचिंग में पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यह मानता हूं कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्री मटेरियल या फिर टेलीग्राम पे अपडेटेड पायरेटेड मटेरियल जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं यूज किया होगा। हार्डली मेरे हिसाब से 0.1% ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने कोचिंग का मटेरियल फ्री या पायरेटेड फॉर्म में कभी टच ही नहीं किया होगा। तो ये बोल देना कि हमने तो कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ये आधा सच है। अगर आपने फ्री में भी पायरेटेड मटेरियल यूज करा है तो आप कोचिंग के ऊपर तो डिपेंडेंट हो ही ना, भले ही आपने पैसे नहीं दिए, इनवॉइस नहीं कटवाया। तो इन सब कदमों से ये जो वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, किसका फायदा हो रहा है? हर साल कोचिंग वाले नया प्रोडक्ट निकालते हैं, ये मैगजीन, वो मैगजीन, ये प्रोडक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इनमें
पिस्ता कौन है? एस्पिरेंट। इस चीज के इतने पैसे दे दो, इस चीज के इतने पैसे दे दो, ये फ्री है, ये पेड है, आप आ जाओ हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। तो ये जो बोला जाता है कि यूपीएससी कोचिंग माफिया की कमर तोड़ना चाहता है, ये सारे कदम दिखाते हैं कि यूपीएससी कैसे कोचिंग को प्रमोट कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फैलाते हैं कि बुलेट पॉइंट्स लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, ये कपड़े पहनो, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? कि अपना पेंशन के साथ साथ साइड इनकम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल में कोचिंग के 2 लाख रुपए अफोर्ड कर सकता है, उसी को ही यूपीएससी क्लियर करने का अधिकार है। बाकी जो अंडर प्रिविलेज व्यक्ति है वो क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो उसे नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो क्लियरली दिखाती हैं कि यूपीएससी की एक डार्क साइड है। और जितना ये बोले जाता है कि यूपीएससी अपनी प्रेस्टीज मेंटेन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स की मनोस्थिति के साथ खेल रहा है। रुकेंगे यहीं पे।